नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है आज की गुड न्यूज। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है। टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज 1-0 से अपने नाम की। सीरीज का दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने पहला मुकाबला 141 रनों से जीता था। इस तरह ये सीरीज टीम इंडिया के नाम रही। वेस्टइंडीज ने भारत से आखिरी टेस्ट सीरीज 2002 में जीती थी। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए इस मुकाबले का 5वां और आखिरी दिन बारिश के नाम रहा। दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही। शाम तक भी मौसम साफ नहीं हुआ, जिस कारण टेस्ट में एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। हार जीत का फैसला नहीं हो सका और भारत को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। रविवार को चौथे दिन वेस्टइंडीज को 365 रन का टारगेट मिला था। टीम ने स्टंप्स तक 2 विकेट पर 76 रन बना लिए थे। टीम इंडिया अब 27 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने तीसरे दिन के पहले सेशन में 4 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को जल्दी ऑल आउट करने में अहम योगदान दिया था। सिराज को अपने टेस्ट करियर में पहली बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। मैच में विराट कोहली ने भी शतकीय पारी खेली थी। सीरीज में 15 विकेट लेने रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल सकता है। लेकिन अलग बात यह है कि वेस्टइंडीज बोर्ड ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ही नहीं रखा। भारत ने मिसाइल से लैस अपना युद्धक पोत INS कृपाण वियतनाम को उपहार में दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक होते रवैये के बीच इसे अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये पहली बार है जब भारत ने पूरी तरह से परिचालन वाले पोत को अपने किसी मित्र राष्ट्र को सौंपा है। वियतनाम को दिए जाने तक कृपाण सेवा में बना रहा। ये कदम भारत और वियतनाम में बढ़ती राजनीतिक साझेदारी को भी दर्शाता है। नौसेना ने कहा कि नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने इस युद्धपोत को वियतनाम पीपल्स नेवी को सौंप दिया है। वियतनाम दौरे पर गए नौसेना प्रमुख ने कैम रा बंदरगाह में इस समारोह की अध्यक्षता की। जहाज को मिसाइल समेत पूरी हथियार प्रणाली के साथ वियतनामी नौसेना को सौंपा गया। आसियान के महत्वपूर्ण देश वियतनाम का दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। भारत की दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल खोज परियोजनाएं हैं। इसलिए भारत और वियतनाम पिछले कुछ वर्षों में साझा हितों की रक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। हाल ही में खत्म हुई बांग्लादेश भारत वुमेन वनडे सीरीज के दौरान अंपायरिंग विवाद देखने सुनने को मिला। इसे देखते हुए ICC ने सोमवार को अपने अंपायर्स के लिए एक अनूठा शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसे ICC अंपायर फाउंडेशन सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है। ये एक एंट्री लेवल का कोर्स है और ये अंपायरिंग के बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसे नए अंपायर्स को क्लब लेवल पर मैच के अंपायरिंग करने से पहले खेल के बारे में जानकारी मिलेगी। ये कोर्स ऑनलाइन पेश किया जाएगा और निःशुल्क होगा। यह ICC ट्रेनिंग और शिक्षा कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जबकि ICC कोचिंग कोर्स लेवल 2 के साथ आगे के पाठ्यक्रम भी इस साल के अंत में लॉन्च कर दिए जाएंगे। इस नए कोर्स पर बोलते हुए ICC के विलियम ग्लेनराइट ने कहा कि ICC अंपायर फाउंडेशन सर्टिफिकेट का जारी होना खेल के विकास में एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। ICC दुनिया भर के प्रतिभागियों के लिए खेल के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखते हैं। ये कोर्स और कई अन्य संसाधनों के साथ लॉन्च किया गया है। ICC ने पिछले 2 वर्षों में सदस्य देशों में कोचों, अंपायरों और ट्यूटर्स के बेहतर मानक को आगे बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मायापुरी के खजान बस्ती में वाटर ATM का उद्घाटन किया। कंज्यूमर्स को वाटर ATM कार्ड दिए जाएंगे, जिसकी मदद से वो एक विशिष्ट RO वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 20 लीटर पानी ले सकते हैं। ये विशेषकर वो इलाके होंगे जहां पानी की किल्लत रहती है। अब तक शकूर बस्ती, कालकाजी और झरोदा सहित स्थानों पर ऐसे 4 RO वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य शहर भर में इनमें से 500 स्थापित करना है। RO ट्रीटमेंट प्लांट को सीधे ट्यूबवेल से निकाले पानी दिया जाएगा। निवासियों को शुद्ध पानी की आपूर्ति 20 लीटर के लिए 1.60 रुपए के रेट से की जाएगी। JJ क्लस्टर में रहने वाले लोग मुफ्त में पानी एकत्र कर सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां जनसंख्या
घनत्व अधिक होने के कारण नए पानी की पाइपलाइन डालना संभव नहीं है और नागरिकों को पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है। हालिया तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल से निकाले गए पानी को आरओ प्लांट में शुद्ध किया जाएगा और फिर वाटर एटीएम के माध्यम से लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड को कई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में दूषित पानी की समस्या को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पूरी दुनिया में तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एआई से आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोमवार को आईबॉल स्कैनिंग क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप वर्ल्ड कॉइन लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन एआई से अलग करने के लिए एक विश्वसनीय समाधान बनाने, वैश्विक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सक्षम करने और आर्थिक अवसर में भारी वृद्धि करने में मदद करेगा। वर्ल्ड कॉइन के सह संस्थापक एलेक्स ब्लानिया और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि हमारा मानना है कि वर्ल्ड कॉइन आर्थिक अवसरों को काफी हद तक बढ़ा सकता है, गोपनीयता बनाए रखते हुए ऑनलाइन एआई से लोगों को अलग करने के लिए एक विश्वसनीय समाधान पेश कर सकता है। इसके साथ ही ये वैश्विक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सक्षम करता है। एआई वित्त पोषित यूबीआई के लिए एक संभावित रास्ता दिखता है। कंपनी के अनुसार वर्ल्ड कॉइन में गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यूजर्स को डिजिटल पहचान दी जाएगी। उपयोगकर्ता प्रोटोकॉल कंपैटिबल वॉलेट वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना हिसाब आरक्षित कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन उपकरण ऑर्ब पर जाने के बाद उन्हें एक वर्ल्ड आईडी प्राप्त होगी। ऑर्ब आंखों की पुतली को स्कैन करता है और एक वर्ल्ड आईडी प्रदान करता है। इसे साबित करने में मदद मिलती है कि वो एक वास्तविक यूजर है, एआई बॉट नहीं। एक बार जब ऑर्ब का आइरिस स्कैन ये सत्यापित कर देता है कि व्यक्ति वास्तविक इंसान है, तो ये एक विश्व आईडी बना देता है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल पास किया है। ये देश का पहला ऐसा बिल है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 को बिना किसी बहस के विधानसभा में पारित कर दिया गया। मात्र 14 मिनट में 4 कानून पास हो गए, जहां एक विधेयक पर 5 से 10 घंटे तक चर्चा का इतिहास रहा। वहां पहला ऐसा बिल बिना किसी बहस के पास हो गया है। अगर कोई एग्रीगेटर इसके तहत कानून का पालन करने में नाकाम रहता है तो उसके लिए जुर्माने और दंड का भी प्रावधान है। राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपए तक और बाद में उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। अब आइए जानते हैं कौन होते हैं गिग वर्कर्स। हर कारोबार में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारियों के बजाय गैर स्थायी कर्मचारियों से करवाया जाता है। कंपनियां उन्हें उनके काम के आधार पर पेमेंट करती हैं। इन्हीं कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े भी नहीं रहते। इसके मुताबिक स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म में कर्मचारी आदि अस्थायी गिग वर्कर्स हुए। अब तक इनके लिए कोई नियम नहीं था। प्रदेश में 3 से 4 लाख गिग वर्कर्स हैं। बोर्ड एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष बनाएगा जिसमें व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा किए गए योगदान, राज्य सरकार की सहायता, अन्य स्रोत और प्रत्येक लेन देन से एक वेलफेयर सेस शामिल होगा जिसे एग्रीगेटर को भुगतान करना होगा। तो न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।